पहला सुना में आप सबका स्वागत है। बाजारों की खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है किरण यादव, नितिन मुरारका और अमरीश बालिगा। एक बार नजर डालने किस तरह का कारोबार एशियाई बाजारों में होता हुआ दिख रहा है। एकदम शांत कारोबार है। अमेरिकी बाजारों में जरूर 1% की दमदार तेजी बनती हुई दिखी थी। भारतीय बाजारों की उम्मीद की काफी बेहतर तेजी होती दिखी, लेकिन अब देखिए निक्केई लगभग 60 अंक ऊपर है। हांगकांग के बाजार लेकिन नीचे हैं, लगभग ½ % का नुकसान। शंघाई एकदम फ्लैट कारोबार करता हुआ दिख रहा है और शायद यही वजह कि एसजीएक्स निफ्टी में भी आप कोई बड़ा रुझान तेजी या मंदी का होता हुआ नहीं देख रहे। एकदम सुस्त शुरुआत, इनफैक्ट कई दिनों बाद ऐसा दिख रहा है एसजीएक्स निफ्टी कल ही के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो कोई बदलाव नहीं। लेकिन रुपए की चाल पर भी नजर डालेंगे, जहां पर 10 दिनों की मजबूती के बाद कल कमजोरी देखने को मिली। 66.40 के आसपास कल हमने रुपए की क्लोजिंग होते हुए देखी थी। चलिए बाजार खुले उससे पहले एक क्विक चेक ले लेते हैं रियल एस्टेट शेयरों पर। नितिन, वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या कहीं कोई शॉर्ट कवरिंग या फिर खरीदारी के लिहाज से मौका बनता है आज और कल 2 दिनों के लिए ट्रेड बनाने का? कोई रियल एस्टेट स्टॉक आपको पसंद हो? अनिल जी, रियल एस्टेट में मुझे कोई भी ऐसा डेटा नहीं दिख रहा है जिसको देख के मैं कॉन्फिडेंटली आपको बोलूं कि बाय करना चाहिए। जैसे डीएलएफ, आईवी रियल एस्टेट, एचडीएल, यूनिटेक, इनमें कोई भी ऐसे चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव नहीं है। लास्ट 2-3 दिनों में मेजर कुछ वॉल्यूम्स भी नहीं आया है और जो ओपन डेस्क या रोल ओवर्स भी हो रहे हैं वो नॉर्मल हो रहे हैं। तो कोई ऐसा यूनिक डेटा नहीं है जिसको देख के ट्रेडर्स को यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए, तो अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे 2 दिनों के लिए। ओके, अवॉइड करने की राय। फिलहाल रियल एस्टेट स्टॉक्स में कोई खास बड़ी तेजी या मंदी के संकेत नहीं है। कोई बड़ा बदलाव होगा डेटा में वैसा नजर नहीं आ रहा, तो न कोई बड़ी शॉर्ट कवरिंग न कोई बड़ी मंदी। लेकिन देखते हैं आज किस तरह की शुरुआत होती है। क्या उतनी ही सुस्ती दिखती है जितनी कि एसजीएक्स निफ्टी में दिख रही है? अब 5 अंक नीचे आपको एसजीएक्स निफ्टी नजर आएगा और बाकी एशियाई बाजारों में निक्केई को छोड़ दें, जापान के बाजार को छोड़ दें, तो बाकी बाजार मामूली लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है कि अच्छी खासी तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों में, लेकिन एशियाई बाजारों पर उसका कोई खास असर है नहीं। तो देखना होगा भारतीय बाजार किस तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि कल के आंकड़े बहुत ज्यादा खरीदारी के है नहीं। एफआईएस के 17,000 पर बैंक निफ्टी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 8,000 पर निफ्टी में है और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कल पहली बार मुनाफा वसूली के संकेत आते हुए दिखे। तो भारतीय बाजार के साथ ट्रेड करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल 90 अंक नीचे निफ्टी नजर आ रहा है पहली टिक पर। सेंसेक्स 20 अंक ऊपर आपको दिखेगा। तो कुछ फ्री ट्रेड्स होते दिख रहे हैं जिनकी वजह से निफ्टी अब 30 अंक नीचे है। इन्फोसिस 4% नीचे नजर आएगा आपको इस वक्त। रिलायंस 1.5% नीचे नजर आएगा। ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो गैप से खुलते हुए दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत में। मजबूत क्या है? डॉक्टर रेड्डीज और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में थोड़ी खरीदारी के संकेत आपको नजर आएंगे। रुपए की चाल पर भी हम नजर डालेंगे, जहां पर ज्यादा बेहतर और सही शुरुआत होने के संकेत आपको नजर आएंगे। देखते हैं करेंसी मार्केट में कैसे शुरुआत की, क्योंकि 66.40 ये है लेवल कल का क्लोजिंग का। तो साफ तौर पर रुपए में 10 दिनों की मजबूती के बाद कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी और आज फिर से 5 से 6 पैसे की कमजोरी के साथ रुपए ने शुरुआत की। 66.45 ये है लेवल रुपए का। तो कमजोरी कल की थोड़ी आगे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। ये इस वक्त का रुझान है साफ तौर पर। स्टॉक्स जो एक्शन में है, जेट एयरवेज, यहां पर आपसे राय लेना चाहूंगा अमरीश। क्या कहीं कोई जेट एयरवेज, स्पाइस या फिर इंडिगो में खरीदारी का मौका है? क्योंकि कल हमने देखा था पहले स्पाइस जेट की तरफ से सस्ते टिकटों की सेल लगी, उसके बाद जेट एयरवेज ने भी उन्हें काउंटर करने की कोशिश की, उन्होंने भी ऐसी ही सेल निकाली। क्या करना चाहिए इन स्टॉक्स में? सेंटिमेंट तो पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द क्रूड प्राइसेस। जिस हिसाब से क्रूड प्राइसेस गिर रहे हैं और नीचे हैं, so I think for a while, when I say for a while, possibly the next couple of months, we could see a positive sentiment as far as aviation is concerned. Momentum hai kafi. So I think from a trading point of view, one could look at it, but from an investment angle, surely not at these levels. I've never really been too positive on like aviation, and yes, I have missed out on this rally, no doubt. पर मुझे लगता है कि when you have the oil prices bouncing back, and that can happen in 2016, that's the time I think we'll again see some sort of a margin pressure for these stocks, which is I think over discounted with good news. So I think it should be utilized only for trading and not an investment at this point of time. ऑटो शेयरों पर भी नजर रहेगी। अब 31 तारीख के बाद अब आप देखिए 1 तारीख को ऑटो सेल्स नंबर्स आएंगे दिसंबर के। कल हमने कुछ ऑटो स्टॉक्स पे एक अच्छी रैली बनती हुई देखी भी थी। नितिन, कोई ऑटो शेयर जिसमें अच्छी पोजीशंस बनी हो एफएनओ में, जहां पर आप बुलिश हो, बताइए ऑटो सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है आज के लिए कल की रैली के बाद? स्पेशली 2 व्हीलर में बजाज ऑटो में पोजीशंस बन रही है
और बजाज ऑटो में चार्ट में भी कल काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर की तरफ स्टॉक में मूव आई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऑटो में टू व्हीलर में आपको काम करना है तो यहाँ पे बजाज ऑटो लेना चाहिए। इसमें करीब 2530-32 के आसपास की क्लोजिंग है फ्यूचर्स में, और मुझे लग रहा है कि एक बार 2600 रुपए तक का भाव इसमें आ सकता है, क्योंकि पुराना इसमें बीच में शॉर्ट पोजीशन भी काफी बनी थी। तो मुझे लग रहा है एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग भी आपको, जैसे आपने पूछा था शॉर्ट कवरिंग के कारण, तो मुझे लग रहा है ये बजाज ऑटो एक ऐसा कैंडिडेट हो सकता है जिसमें कल लॉन्ग बिल्डअप हुआ और पुराना शॉर्ट है, तो एक ऊपर की तरफ मूव आपको 2600 की तरफ ये मूव दे सकता है। स्टॉप लॉस इसमें 20-25 रुपए केवल नीचे का होगा। इसके अलावा अगर अदर ऑटो स्टॉक्स देखेंगे तो फोर व्हीलर में अशोक लीलैंड में थोड़ा रोलोवर्स ठीक हो रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अशोक लीलैंड की एक मूव करीब 2-2.5 रुपए की ऊपर की तरफ मूव हो सकती है। 90 रुपए की क्लोजिंग है, आप चाहें तो 92 या 93 तक के टारगेट के लिए बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीब 89 रुपीज के आसपास का होगा। ओके, तो ये राय इस वक्त ऑटो स्टॉक्स पर, और अब रुपए पर एक राय ली जाए, क्योंकि रुपए में कल की कमजोरी के बाद आज फिर से मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत हुई है। हमारे साथ देश की दिग्गज करेंसी फर्म मैकलाइफ फाइनेंशियल्स के एवीपी केता कुरकुटे इस वक्त फोन लाइन पर है। केता, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए, अच्छी तेजी के बाद रुपए में जो कमजोरी आती दिख रही है, क्या साल के अंत में, महीने के अंत में डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, वही एक फैक्टर है या फिर कुछ और देख रही हैं आप? जी नहीं, वही आपने जो कहा वही फैक्टर है। रीअलाइनमेंट होती है पोजीशंस काफी फंड्स फ्लो की, हेज फंड्स की, वो एक रीजन है। एंड अलॉन्ग विद दैट चाइनीज करेंसी लास्ट कपल ऑफ डेज से थोड़ी वीकर बायस पे है। आज भी वीक खुला है चाइनीज युआन, तो उस हिसाब से थोड़े हेज फंड्स की पोजीशंस करेंसी पे, एशियन करेंसीज पे थोड़ी वीक है। उस वजह से भी थोड़ी वीकनेस रुपये में दिखाई दे रही है कल से। तो आपको लगता है कि ये फिर 1-2 दिन का ही फैक्टर है, उसके बाद वापस से मजबूती होगी? फिर क्या व्यू बन रहा है अगले हफ्ते के लिए, नए साल के लिए? रुपया किस ट्रेड रह सकता है? ये जो एफपीआई की जो रीडिनोमिनेशन हुई है लिमिट्स बॉन्ड मार्केट के, उसमें उस वजह से हमने लास्ट वीक में काफी फ्लोज देखे हैं फॉर दी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड मार्केट। ये शायद नेक्स्ट ईयर भी फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स में कंटिन्यू रह सकता है। उस वजह से थोड़ी रुपये में तेजी दिखाई दे सकती है, बट अगर आप कोई भी लेवल 66 के नीचे देखेंगे तो वहां आपको डॉलर डिमांड भी खड़ी रहेगी, बिकॉज काफी इंपोर्ट्स खुले हैं, पेमेंट्स खुले हैं, तो आप 66 के नीचे डिमांड देख सकेंगे। रुपये रेंज में रहेगा 65.80, 65.70 टू 66.55। तो रुपये में स्ट्रेंथ बरकरार नहीं रह सकती है, बिकॉज इंटरनेशनल फैक्टर्स कंडीसिव नहीं है उस चीज के लिए। ओके, शुक्रिया कहता आपका हमारे लिए वक्त निकालकर रुपए पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब वक्त है आपके पसंदीदा जैकपॉट शेयर का। बताइए आशीष, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने जैकपॉट शेयर के तौर पर? MBL इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वो कंपनी जिसे आज जैकपॉट के तौर पर चुना है। ध्यान रखिए, ये कंपनी सिविल और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन का काम करती है, और खास तौर पे हाईलाइट है ये कंपनी रोड्स और हाईवेज में स्पेशलाइज करती है। 2 दशकों का एक्सपीरियंस है इस कंपनी का, और इनफैक्ट चुनिंदा उन फर्स्ट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक है जिनको बेहद प्रेस्टिजियस जो नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स तो थे NHAI के, उन्हें उसके सेक्शंस जो अवार्ड किए गए थे, उनमें से ये एक कंपनी है। इस कंपनी का खास तौर पे रोड सेक्टर पे फोकस है, तो कुल आय का 70% या उससे ज्यादा की रेवेन्यूज ये उस पॉकेट से कमाती है। और खास बात है, इस कंपनी की खुद की इन हाउस फ्लीट ऑफ कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं। तो कहा जाता है ये कंपनी बिजनेस रिस्क को अपने पीएस के मुकाबले बेहतर मैनेज कर पाती है। आसान शब्दों में एग्जीक्यूशन को लेकर, ऑपरेटिंग खर्चों को लेकर, वर्किंग कैपिटल को लेकर ये कंपनी काफी बेहतर प्लेस नजर आती है। इसीलिए ये कंपनी लगातार अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करती हुई नजर आई है। इनफैक्ट बीते 5 साल ईपीसी कंपनीज के लिए बहुत खराब थे, लेकिन ये कंपनी उस लिहाज से बेहद स्ट्रांग, हाईली इंप्रेसिव रिटर्न्स क्लॉक करती हुई नजर आएगी। 5 साल में बिक्री में साल दर साल 25% का, और इस खराब समय में मुनाफे में साल दर साल 17% का जंप इस कंपनी ने दिखाया है। अब इस कंपनी के पास पोर्टफोलियो में बेहद स्मार्टली जो किटी है इसकी 5 बीओटी प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गए, 2 2016 में ऑपरेशनल होगा और एक 2017 में, यानी कि FY17 में 5 बीओटी प्रोजेक्ट्स ऑपरेशनल होंगे। और उससे कहा जाता है सिग्निफिकेंट प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की बढ़ती हुई नजर आएगी। 170 से 200 करोड़ रुपए इन बीओटी प्रोजेक्ट्स की एन्युटी रेवेन्यूज हर साल इस कंपनी को मिलते हुए नजर आएंगे, जो एक बड़ी रीरेटिंग का कारण होगा इस कंपनी का।
ऑर्डर बुक इस समय 3,724 करोड़ रुपए की है, यानी कि FY15 के रेवेन्यूज के लिहाज से तो 1.9 टाइम्स की विजिबिलिटी है, स्ट्रांग विजिबिलिटी है। और जो स्पेस में इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, मेट्रोज, रेलवेज, इनमें अभी भी अच्छी ऑर्डर बुकिंग देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा यानी कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑफ लेट कम हुई है, तो कहा जा रहा है आगे जो ऑर्डर्स बैग होंगे वो बेहतर मार्जिन पे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट ध्यान रखें, सरकार का बहुत एम्बिशियस रोजाना 30 किलोमीटर प्रतिदिन रोड बनाने का टारगेट है। इसके अलावा वो ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटीज थ्रो करेगा, तो सिर्फ NHAI या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ही नहीं, ध्यान रखें स्टेट रोड्स को लेकर भी बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और ये कंपनी उस स्पेसिफिक सेगमेंट में पैर जमा चुकी है। इस कंपनी ने, ध्यान रखें, जब से मोदी सरकार आई है वाटरवेज को लेकर बड़ी बातचीत चल रही है। इंटरेस्टिंगली इस कंपनी ने बीते साल के एंड में एक इटालियन कंपनी पियासेंटी कॉन्स्ट्रूजियोनिस के साथ, नाम क्लियरली तो यहां पे आपको नजर आएगा, इसके साथ करार कराए वाटरवेज में उतरती हुई नजर आएगी। वहां से तगड़े ऑर्डर्स आने की बात है। ऑर्डर इनफ्लो पहली छमाही इस साल की वीक थी, दूसरी छमाही से कहा जा रहा है ऑर्डर पिकअप होता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग होगा वो नियर टर्म ट्रिगर अगर ऑर्डर्स में पिकअप होगा। मैनेजमेंट मानता है FY17 में 4,000 करोड़ रुपए के आसपास नए ऑर्डर्स मिलेंगे। वेल कैपिटलाइज है ये कंपनी, हाल में QIP करा था 117 करोड़ रुपए के आसपास का, तो अब बहुत कंफर्ट जोन में इसका लेवरेज रेशियो आपको नजर आएगा। प्रमोटर्स का 46%, इंस्टीट्यूशंस का इस कंपनी में 40% का स्टेक है। इनफैक्ट बीते एक साल में FIs का स्टेक 2.6% से बढ़कर ऑलमोस्ट 12%, DIIs का स्टेक आपकी स्क्रीन पर आएगा 17% से बढ़कर 28% पहुंच गया है। कोटक, DSP, BlackRock, टाटा म्यूचुअल फंड, रिलायंस म्यूचुअल फंड, ये सारे फंड्स 5% से ज्यादा का स्टेक इस कंपनी में ओन करते हैं। इस साल फरवरी मार्च में बहुत शार्प रन अप आया था इस काउंटर में, उसके बाद करेक्शन और अब ये सीमित दायरे में कामकाज कर रहा है। अपने साल के हाई से काउंटर 35% नीचे है। जिस 2010 में लिस्टिंग के बाद लगातार शेयरहोल्डर्स को कंसिस्टेंटली रिवॉर्ड करे, हर साल डिविडेंड दिया इस कंपनी ने, तमाम EPC कंपनी ऐसा नहीं करती है, नहीं करा है बीते 5 साल में। इस कंपनी ने इनफैक्ट बोनस भी दिया है, तो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, मैनेजमेंट का बिजनेस मॉडल अच्छा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी में जब से एन्युटी रेवेन्यूज आएंगे अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। हमें लगता है इस कंपनी को रडार पर रखें। इस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, मैनेजमेंट का बैंडविड्थ, शायद अगर रोड सेक्टर में फोकस करना है तो एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। बेहतरीन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से MBL इंफ्रा और राय ली जाए एक चार्ट्स पर। बताएं किरण, क्या कह रहे हैं इसके चार्ट्स? चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छे है अनिल जी, लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर। हमने देखा है कि करीबन नवंबर 2013 से एक वर्टिकल रैली हमने देखी थी, करीबन 40 रुपए से लेके 320, जो कि खत्म हुई थी मार्च 2015 में। उसके बाद थोड़ा सा प्राइस करेक्शन चालू है और अगर इसकी रिट्रेसमेंट लेते हैं तो सिर्फ सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन हुआ है। तो सेकेंड लेवल ऑफ करेक्शन अगर होता है और उधर से वापस एक बार अप मूव आती है तो टेक्निकली एक बहुत बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर कहलाता है। और छोटे चार्ट के देखते हैं तो करीबन 204 से लेके 200 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन भी है इस स्टॉक को, और छोटा सा रेजिस्टेंस अभी हमें दिख रहा है, वो करीबन 225 से लेके 230 है। आज या कल ये इसके ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो एक अच्छा मूव दिखाई देगा। शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट्स 252, 253 के रहेंगे, पर मेरे ख्याल से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप इसमें निवेशित रहे तो इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलता नजर आएगा। और अर्लियर जो टॉप था 320 का, वो टारगेट अगले 6 महीने का मान के चल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल यहाँ पर तकनीकी तौर पर खरीदारी के संकेत साफ तौर पर हैं, लेकिन आपके लिए आज ट्रेडिंग के मौके कहाँ हैं? आइए देख लेते हैं स्टॉक 2020 के मैच में आज कौन से शेयर आपके लिए रिकमेंड किए गए हैं। पूरी टीम किस तरह से निकल कर आई है मेरी, आप देखिए इंडियन होटल्स, यहाँ पर रिलायंस म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, उसका फायदा मिलेगा। स्पाइस जेट अब अलग अलग हॉलिडे पैकेजेस बेचेगा, इस खबर का फायदा मिलेगा। नेटको टाइल्स, सोमानी सिरेमिक्स, दोनों ही टाइल क्षेत्र के शेयर डिपेंडेबल और फ्री हिट का दर्जा दिया है, इनमें एक तेजी देखने को मिलेगी। निर्मला सीतारमन ने जिस तरह से कहा है कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का अब विचार कर रही हैं, कभी भी वो लग सकती है। सूजलॉन, उदयपुर सीमेंट, जेट एयरवेज, जेपी एसोसिएट्स, गेल, MEP इंफ्रा, ये कुछ और ऐसे शेयर हैं
जिनको सिलेक्टर्स ने आज टीम में शामिल किया है। फटाफट से आप मेरी टीम भी देखें, जिसमें एक ही सिर्फ गेंदबाज है इलाहाबाद बैंक, इसके अलावा एसकेएस माइक्रो फाइनेंस को आज फायदा मिल रहा है अपनी खबर का, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शंस का, केन इंडिया को कच्चे तेल का, डिपेंडेबल शेयर ग्रेन्यूल्स इंडिया एफआईपीबी का हिसाब से, भारतीय टेल पे भी एक्विजिशंस का आज इंपॉर्टेंट न्यूज आई हुई है, इसका खबर आएगा। साथ ही ओएनजीसी पे भी इसका असर देखने को मिलेगा, जो कि गैस के प्राइसेस बढ़े हैं। साथ ही अदानी पोर्ट के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बीएल भी 2016 की बेहतरीन शेयर में से जो कि ब्रोकर्स रिकमेंड कर रहे हैं उसमें से एक शामिल है। और जुबिलेंट लाइफ साइंसेज को डिप्रेशन की दवा की जो यूएसएफडी से मंजूरी मिली है, इसका फायदा आज जरूर आते हुए दिखेगा। चलिए, तो ये थे वो स्टॉक्स जो आज एक्शन में रह सकते हैं। लेकिन अमरीश, आपसे राय लेना चाहूंगा टेलीकॉम शेयरों पर। कल हमने देखा था रिलायंस जियो के लॉन्च के बाद टेलीकॉम स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था। ये बताइए अब टेलीकॉम क्षेत्र पर आपकी क्या व्यू है, और पूरे अगले साल के लिए भी अपना व्यू बताइए, एक लॉन्ग टर्म व्यू भी बताइए। टेलीकॉम क्षेत्र तो क्लियरली आई थिंक इट्स गोइंग टू ग्रो इन अ वेरी बिग मैनर इन द नेक्स्ट इफ यू आर टॉकिंग ऑफ द नेक्स्ट 2-3 years, स्पेशली बिकॉज ऑफ रिलायंस जियो लॉन्च। पर इसके कारण हाउ इट विल अफेक्ट भारती एंड आइडिया, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से डिसरप्टिव प्राइसिंग आएगा, यू आर टॉकिंग ऑफ नियरली 4,000 rupees bundled handset. So clearly we should remember that Reliance Jio is in an investment mode for the next 18 months to 24 months. And they will not be too bothered about the bottom line. Whereas I think for Bharti and Idea, bottom line is very important for the valuation. तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी मार्जिन प्रेशर रहेगा. And I will not be surprised if you see Bharti at levels of about 275-280, Idea at about 110, 115. तो मुझे लगता है कि even at these levels, one should be looking at exiting. And possibly looking at it again back after about a year and a half. Because if you're talking of long-term telecom, I think that's the space to be in. But अभी नहीं। फिलहाल इंतजार करें टेलीकॉम शेयरों को खरीदने से पहले, लेकिन बाजार में खरीदारी का मूड दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। जिस तरह से 45 अंक ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 10 अंक ऊपर है, 7,938 के आसपास शुरुआत के संकेत। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% की मजबूती, बैंक निफ्टी 17,000 के आसपास खुलने की तैयारी में। तो शुरुआत थोड़ी सी बेहतर, थोड़ी सी पॉजिटिव दिख रही है। जो एसजीएक्स निफ्टी लगातार मामूली सा लाल निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था 5-10 पॉइंट की रेंज में, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो थोड़ी सी बेहतर शुरुआत के संकेत इस वक्त आपको दिखेंगे। लेकिन खबरों के दम पर कुछ स्टॉक्स एक्शन में दिखेंगे, वो मैं बता दूं। पेट्रोल इंजीनियरिंग एक और स्टॉक है जहां पर 75 करोड़ का इन्हें एक ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद स्टॉक 5% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में। एमबीएल इंफ्रा हमारा जैकपॉट शेयर प्री ओपनिंग सेशन में 5 से 6% ऊपर दिख रहा है। टाइड वाटर 2% ऊपर नजर आएगा। उदयपुर सीमेंट 2% ऊपर दिख रहा है। इनके ऑफर फॉर सेल को काफी बेहतरीन रेस्पॉन्स मिला था। और देख लेते हैं आज किस तरह की शुरुआत निफ्टी में होती है। टाटा पावर 2% ऊपर दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, तो देखना होगा पहली टिक किस तरह की आती है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 35 अंक ऊपर शुरुआत हुई है सेंसेक्स की, और निफ्टी 8 अंक मजबूत खुलता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स अब लगभग 50 अंक ऊपर है। और मजबूती की बात करें तो टाटा पावर 0.25% के साथ टॉप गेनर, केन इंडिया में 1% का उछाल, भारतीय एयरटेल 1% मजबूत, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर तेजी। लेकिन मेटल स्टॉक्स पर नजर रखिए, टाटा स्टील, वेदांता और हिंडाल्को तीनों ही निफ्टी के स्टॉक हरे निशान में खुलते दिख रहे हैं, आधा से 0.5% तक की मजबूती के साथ। ये एक अच्छा संकेत है इन शेयरों के लिए। आइए कमजोर शेयरों पर नजर डालें। रिलायंस 0.5% कमजोर है, इसके अलावा कोई खास ऐसी कमजोरी वाले शेयर है नहीं। वायदा कारोबार में आइए यहां पर देख लेते हैं किस तरह का एक्शन है। एसकेएस माइक्रो 1.25% की मजबूती के साथ, यहां पर नितिन ने भी खरीदारी की राय दी है आज अपनी पिक के तौर पर। आईडीबीआई बैंक यहां पर सरकार को शेयर इशू किया है 2229 करोड़ के, 1% मजबूत। टाटा पावर तो मजबूत है, लेकिन बाकी दिग्गजों में डॉक्टर रेड्डीज, केन इंडिया जैसे शेयरों में मजबूती। कावेरी सीड आज 1% मजबूत खुला है। एलआईसी हाउसिंग कल की तेजी को आगे बढ़ाता हुआ। ये स्टॉक्स हैं जो थोड़े पॉजिटिव साइड पर खुलते हुए दिख रहे हैं। बाजार की तेजी सीमित है, 30 अंक ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी 6 अंक मजबूत नजर आएगा। हालांकि मिड कैप शेयरों में एक अच्छा एक्शन है, और अच्छा एक्शन दिखेगा हमारे जैकपॉट शेयर में 6.5% मजबूत है इस वक्त एमबीएल इंफ्रा। हेमंत कहां नजर है आपकी? टाटा पावर पर भी नजर है। और देखिए आपने इसमें 3,860 करोड़ रुपए का एक जो कर्ज था उसको रीफाइनेंस करने की खबरें हैं। मुंद्रा यूएमपीपी 4,000 मेगावाट का जो इनका यूएमपीपी था
उस कर्ज जो उसके लिए कर्ज लिया गया था उसको रीफाइनेंस करने की खबरों के चलते आप देखिए ये तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। मजबूती के साथ ये शेयर आज खुलता हुआ। इसके अलावा IDBI बैंक जहां पर सरकार को प्रेफरेंशियल इशू दिया गया है और पूंजी जुटाई गई है, वो एक पॉजिटिव खबर, 1% का उछाल यहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और आज फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाया कुछ शुरुआती मिनटों में। दीवान हाउसिंग फाइनेंस जो नितिन की पिक है, आप देखिए बेहतरीन तेजी के साथ आज ये शेयर खुलता हुआ। यूनाइटेड ब्रूवरीज में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इलाहाबाद बैंक और कुछ बैंक्स हैं जो आज दरअसल प्रेशर बना रहे हैं। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये कुछ बैंक्स हैं जो लाल निशान के साथ आज के सत्र में खुलते हुए दिख रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी थोड़ा सा नरमी के साथ आधे % की गिरावट के साथ ये शेयर खुलता हुआ। लेकिन एक्शन साफ तौर पर छोटे मझौले शेयरों में है। नेटको टाइल्स जिसका हम जिक्र कर रहे थे, टाइल्स क्षेत्र के लिए बड़ी खबर आ सकती है। सरकार यहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात कर रही है। 10% ऊपर है नेटको टाइल्स, 11% मजबूती के साथ। HSIL करीब 4% मजबूती के साथ। सोमानी सिरेमिक्स 7-7.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। तो ये टाइल सेक्टर जो हम आपसे कह भी रहे थे आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एक सेक्टर हो सकता है, वो होता हुआ। यूरो सिरेमिक्स में 6% की तेजी, यानी छोटे मझौले जो शेयर हैं जो 5 रुपए 10 रुपए के आसपास के ट्रेड कर रहे हैं, उनमें भी आप देखिए एक एक्शन देखने को मिल रहा है। ये वो सेक्टर है जो बेहतरीन प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाता हुआ। कजारिया पर भी नजर रखेंगे और देखेंगे वो किस तरह से ट्रेड कर रहा है। फ्लैट टू पॉजिटिव टेरिटरी में ये सेक्टर इस समय, ये स्टॉक इस समय खुलता हुआ। अनिल, काफी एक्शन देखने को मिल रहा है इस क्षेत्र में आज। बिल्कुल, तो साफ तौर पर आज का स्टार परफॉर्मर टाइल सेक्टर है, यहाँ पर सारे के सारे स्टॉक्स जमकर तेजी का प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है तेजी बढ़ती हुई नजर आ रही है। मतलब काफी बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। 8% ऊपर सोमानी सिरामिक्स से ये स्टॉक काफी तेज दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। और 13-14% निटको आपने फ्रीट के तौर पर चुना था? या निटको फ्रीट था और सोमानी डिपेंडेबल स्टॉक्स थे। तो ये दो स्टॉक्स ही सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, ये भी देखने वाली बात। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही शानदार स्टॉक्स चुने आपने आज अपनी टीम में, जिसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। और बाकी दो शायद इसीलिए नहीं चल रहे कि वो इस तरह की रेटिंग के साथ टीम में नहीं आए होंगे। चलिए, पेट्रोल इंजीनियरिंग 4% मजबूत है। टाइड वाटर जिसकी हम बात करें, जिसका ओपन ऑफर रिवाइज हुआ, वो 4% मजबूत दिख रहा है इस वक्त। MBL इंफ्रा 5% मजबूत दिख रहा है। गुजरात गैस, इस स्टॉक में भी एक्शन होता दिख रहा है। 3-3.5% की मजबूती आती हुई दिखी है। तो देखना होगा इस स्टॉक में क्या एक्शन हो रहा है। आज अचानक से गैप से खुलता हुआ दिखा है। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक एक और स्टॉक है जो आपके रडार पर होना चाहिए। आपको दिखेगा कमजोर, लेकिन कमजोर नहीं है। 1:1 का जो बोनस था आज X बोनस हो चुका है और उस वजह से आपको स्टॉक थोड़ा सा नीचे नजर आएगा। लेकिन ये ध्यान रहे, बोनस के बाद ये एडजस्टमेंट है, तो 50% तो गिरना ही था। 50% की जगह 50% से कम गिरा, तो एक्चुअली देखा जाए तो पॉजिटिव ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड ब्रूवरीज एक और स्टॉक है जो वायदा कारोबार में टॉप लूजर है 1.5% के नुकसान के साथ। तो ये एक्शन इस वक्त है, बड़ा शांत कारोबार दिख रहा है, क्योंकि कोई वायदा कारोबार में सिर्फ 2 स्टॉक ऐसे हैं जो 1% ऊपर या ज्यादा। मैंने शो की शुरुआत में ही कहा था इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज और DI एक्टिविटी तो देखिए आज काफी कम होने वाली है। और आप कह रहे थे कि अगर ये सीरीज की एक्सपायरी नहीं होती तो शायद इससे भी ठंडा ट्रेड देखने को मिलता। तो जो भी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है उसी की वजह से देखा जा रहा है। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर नजर रखिए। उदयपुर सीमेंट जिसका जिक्र आप कर रहे थे, आप देखिए इसका OFS कल जो क्लियरिंग प्राइस है वो 13 रुपए 53 पैसे तय हुई है। उस स्टॉक को लाकर देखेंगे एक बार आज किस तरह से खुला है। ये अच्छी डिमांड कल OFS में देखने को मिली थी। BSE पर लिस्टेड ये शेयर है उदयपुर सीमेंट, और आप देखिए 1.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। लैंको इंफ्रा कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करने वाले हैं ये, और आप देखिए ये किस तरह से इस समय खुला है। छोटा स्टॉक है, आज इसकी बोर्ड बैठक होने वाली है, इस पर नजर होगी। यूनिटी इंफ्रा एक और ऐसा स्टॉक जो CDR लेंडर्स को शेयर जारी करने वाले हैं, इसकी बोर्ड बैठक भी आज होने वाली है। यूनिटी इंफ्रा के शेयर पर भी नजर रखिए। यहाँ पर देखेंगे इस समय किस तरह का कारोबार हो रहा है, इस पर नजर होगी। और JBF प्रोजेक्ट्स, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। हाँ, एक और स्टॉक जहां पर बड़ा एक्शन हो रहा है हेमंत, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, यहाँ पर 8% हिस्सेदारी बदली इस कंपनी की। 4 बड़े सौदे होते दिख रहे हैं, एक के बाद एक बड़े सौदे यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कितनी भारी भरकम वॉल्यूम के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 83 लाख शेयरों का कारोबार ऑलरेडी हो चुका है। एक के बाद एक 4 बड़े सौदे। मैं आपको उन सौदों की डिटेल्स दे दूं जो बड़ी डील्स यहाँ पर होती हुई दिख रही है। देखिए शुरुआत हुई है यहाँ पर 38 रुपए 85 पैसे से, यहाँ पर 4.25% हिस्सेदारी बदली है, लगभग 19 लाख शेयर।
₹33.70 पर 2 सौदे हुए हैं, लगभग 17-18 लाख शेयरों के, ₹34 पर 5.5 लाख शेयरों के। तो काफी भारी भरकम वॉल्यूम होता दिख रहा है किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक। आई डोंट नो अमरीश, आपको भी ट्रैक करते हैं फंडामेंटली शेयर को किर्लोस्कर? नहीं, मैं तकनीकी राय लेता हूँ यहाँ पर। किरण, ये बताएं कि क्या हो रहा है इस काउंटर पर? ब्लॉक डील्स जो हुई सारी डिस्काउंट पर हुई कल की क्लोजिंग प्राइस से, और ₹38.85 पर ऊपरी ब्लॉक हुआ है, ₹33.60 पर नीचे, और 85 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। टेक्निकली क्या राय बनती है आपकी इस स्टॉक पर? टेक्निकली राय अभी तो होल्ड है, और मेरे ख्याल से और 1-2 दिन ट्रेड देखना चाहिए किस तरीके से चार्ट पैटर्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के बिल्कुल दरमियान ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अगर स्टॉक देखा जाए तो ₹40 एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। ₹40 के ऊपर अगर ये चलता है तो एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिलेगी। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि ये स्टॉक ₹40 के ऊपर गया था और वापस आज ₹40 के नीचे दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बार फिर अगर ₹40 के ऊपर दिखाई देगा तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट कहलाएगा, जो कि हमने 2012 के लेवल्स को भी पार करता हुआ नजर आएगा। तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल के तौर से देखा जाएगा, और इसका टारगेट करीबन ₹90 का हो सकता है अगले 1 साल में। तो मेरे ख्याल से ₹40 के ऊपर अगर ये कंसिस्टेंटली ट्रेड होता है तभी एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अभी के लिए, फिलहाल अभी के लिए नहीं। इस समय मत खरीदिए, 40 के ऊपर जाए तो खरीदिए, ये राय साफ तौर पर दे रहे हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर आज होनी चाहिए। आप देखिए कल की अच्छी रैली के बाद एसआर या इंट्रा के शेयर में आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एडुकॉम एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें पिछले 2 दिनों में एक बेहतरीन रैली देखी जा चुकी थी। आज 3-3.5% कमजोरी के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां लाल निशान में कारोबार हो रहा है। आईटी एक ऐसा पैक है अनिल जो कमजोरी के साथ आज ट्रेड कर रहा है। आप देखिए टीसीएस जैसे स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। इस सेक्टर पर आपसे एक राय लेना चाहता हूं अमरीश। जो वीजा का हैंगओवर है देखिए वो अब चलता रहेगा, और अब सबकी नजर होने वाली है कि नंबर्स कैसे आने वाले हैं, और माना यही जाता है कि ये जो नंबर हैं वो कमजोर आएंगे। क्या करना चाहिए? इस गिरावट में खरीदारी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, या आप अवॉइड करेंगे? गिरावट में भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज द नेक्स्ट एटलीस्ट फोर्सेबल 2-3 क्वार्टर्स भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एंड इन दिस क्वार्टर आई थिंक ऑल ऑफ अस नो दैट बिकॉज ऑफ द चेन्नई फ्लड्स क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम विल बी रिपोर्टिंग पुअरर प्रॉफिट्स। एंड क्लियरली जो वीजा प्रॉब्लम है, आई डोंट थिंक दैट विल गो अवे इन अ हरी। And overall, we have seen some sort of a slowdown in this IT space. तो मुझे लगता है कि even at those lower levels, one should avoid, because next year, 2016, is not the year for IT nor pharma. It will be more for the India growth story. Okay. तो फिलहाल ये राय है आपकी इस वक्त। और देखें अगर स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक्शन हो नहीं रहा है, मुझे जो एफएनओ स्पेस में मजबूत शेयर दिख रहे हैं उनमें एसकेएस माइक्रो ही सबसे बेहतर दिख रहा है, जो कि खरीदारी की राय भी दी थी यहाँ पर नितिन ने। अब 2.25% मजबूत है नितिन, क्या इन लेवल्स पर भी खरीदना चाहिए? 500 के पार निकला है। मेरे समझ से अनिल जी खरीदना चाहिए, क्योंकि ये आज गैप अप ओपनिंग भी हुई है, और अभी पूरे दिन में इसमें मुझे लग रहा है क्योंकि कल काफी अच्छा एकोमुलेशन हुआ है, लास्ट 8-10 दिनों में भी एकोमुलेशन हुआ है। तो अगर हम लोग इसको नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए भी लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे मुझे 540 रुपए तक के आने की उम्मीद लग रही है। तो इस लेवल पे भी आप लेते हैं तो करीब 490 का स्टॉप लॉस होगा, 540 का टारगेट होगा। ओके, चलिए तो ये रहा है एसकेएस माइक्रो फाइनेंस पर। लेकिन एक सेक्टर जो सबसे अच्छा फिर से प्रदर्शन दिखा रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस क्षेत्र का। आप देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस टॉप 5 एफएनओ गेनर्स में देखिए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, डीएचएफएल, ये 2 नाम है। तो 5 में से 2 शेयर हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हैं। ये बताइए आपको कैसी लगती हैं फंडामेंटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां? इन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इस साल भी, अगले साल भी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकती हैं क्या? हाँ, शायद दिखा सकते हैं, बिकॉज आई थिंक क्लियरली द फोकस इज शिफ्टिंग टू अफोर्डेबल हाउसिंग। और अफोर्डेबल हाउसिंग में द वंस हु फंड द अफोर्डेबल हाउसिंग इज डीएचएफएल एंड एलआईसी हाउसिंग टू अ सर्टेन एक्सटेंट। You will not really see HDFC out there. So in this, I would recommend these 2 stocks if you're talking about the next 1.5-2 years, this is the space to be in. हिंदुस्तान जिंक देखिए जरा नितिन वायदा कारोबार में, क्योंकि स्टॉक 1% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट में 6.5-7% का इजाफा है इस सीरीज वाली जो ओपन पोजीशन है उसमें। अचानक से सुबह सुबह वॉल्यूम्स और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखा है, क्या खरीदारी हो रही है? यहाँ पर खरीदना चाहिए? देखिए जी, इसका कल का डेटा काफी अच्छा था। कल भी आप देखेंगे तो करीब इसमें 10% कंबाइन ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ था,
और अगर आप डिलीवरी बेस देखेंगे तो 200% डिलीवरी इंक्रीज हुई थी। तो कल का जो डेटा पॉजिटिव था तो उससे ये था कि मेटल्स में आज हिंदुस्तान जिंक को एक अच्छा जंप मिल सकता है। और अभी जैसे आप बता रहे हैं कि अभी 5-6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो चुका है, तो वो और डेटा पॉजिटिव बता रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 155-160 रुपए की तरफ स्टॉक मूव कर सकता है। अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, 145 का काफी अच्छा सपोर्ट भी बनता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। 144-145 का स्टॉप लॉस रख के 155-160 के टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। राइट। इसके अलावा कुछ छोटे मझौले शेयरों में एक्शन है। आर्चीज जो साल के अंत में जनरली चलता है, आज देखिए करीब 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि लोग अब कार्ड्स खरीद कर नहीं देते हैं, ग्रीटिंग्स जो है वो ई ग्रीटिंग्स के तौर पर होती है, लेकिन हर बार हम देखते हैं जब साल अंत हो रहा होता है तब इन स्टॉक्स में तेजी होती है। तो आज का दिन शायद वैसा ही है, 4-4.5% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अंसल हाउसिंग एक और ऐसा स्टॉक है जो 3% की मजबूती दिखा रहा है। यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, एमबीएल इंफ्रा जो हमारा आज का मालामाल स्टॉक है, अब 3% ही ऊपर है, लेकिन मजबूती के साथ फिर भी बना हुआ है ये स्टॉक। इसके अलावा ऑप्टो सर्किट्स जैसे शेयर, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, छोटे मझौले शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है, थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं। और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 104% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स निफ्टी जहां फ्लैट है। बैंक निफ्टी देखिए आज चल नहीं रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक का इसका साफ तौर पर उदाहरण है। आप देखिए लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहा है। किरण, बैंक निफ्टी में अगर इस समय कोई ट्रेड लेना हो तो कोई किस तरफ होगा और क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से 17,000 का ध्यान रखना चाहिए, और 17,000 के ऊपर कंसिस्टेंटली अगर रहता है तभी एक ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अगर 17,000 से अच्छे 17,025 का लेवल एक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि आज का जो मूव है वो करीबन 17,011 तक ऊपर गया था। मेरे ख्याल से 17,025 एक लेवल देखना चाहिए। उसके ऊपर अगर चलता है तो मैं बैंक निफ्टी में थोड़ी सी तेजी का ध्यान रखूंगा, पर कंफर्टेबल नहीं हूं। जैसे मैंने सवेरे भी कहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टनेस नजर आ रहा है, पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखा जाए तो अगर 17,025 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो मैं जरूर उसको लॉन्ग करने की सोचूंगा, और स्टॉप लॉस मेरा बहुत नजदीक होगा, 16,975 का रखूंगा। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा बैंक निफ्टी में। ओके, एक और स्टॉक नितिन, भारतीय इंफ्राट्रेल, जरा देखिए आंकड़े क्या हो रहा है। रोलर्स तो कमजोर दिख रहे हैं मुझे 19-20% के, लेकिन आज सुबह स्टॉक में एक्शन है। 2% मजबूत है स्टॉक, और 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। लगभग 75,000 शेयरों का इजाफा होता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ी पोजीशंस बनने के संकेत दिख रहे हैं यहाँ पर भारतीय इंफ्राट्रेल में आज सुबह। क्या कोई मौका है इंट्राडे खरीदारी करने का? अनिल जी, भारतीय इंफ्राटेल का डेटा अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इससे बता नहीं पाऊंगा। ओके, एक टेक्निकल राय ले लेता हूं तो फिर मैं इस पर ये बताएं किरण, क्या ट्रेड लिया जाए? नहीं अनिल जी, डेरिवेटिव डेटा भी देखा जाए तो बहुत बेहतरीन है। पिछले 3 दिनों से बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा था, और आज जिस तरीके के चार्ट पैटर्न है बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से इजीली आप इस स्टॉक को अगर आप अगले सीरीज का देखा जाए तो इजीली आपको 440 के 435 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। तो इधर से और भी अपसाइड है, और मेरे ख्याल से इधर से मार्केट आउट परफॉर्मेंस दिखाई देगा। अगर आप ओपन इंटरेस्ट चेंज की नेक्स्ट महीने के देखते हैं तो जनवरी सीरीज में, तो उसमें आज 18% 19% के करीबन ओपन इंटरेस्ट चेंज दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से भारतीय इंफ्राटेल एक ऐसा काउंटर रहेगा जहां पे आपको अच्छी मार्केट आउट परफॉर्मेंस अगले सीरीज में देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, ये राय भारतीय इंफ्राटेल के लिए। स्टॉक में एक अच्छा एक्शन, अब बात करते करते 1% और मजबूत हुआ है स्टॉक, और लगभग 2.25% के आसपास की तेजी होती दिख रही है। तो कुछ स्टॉक्स जो आज सुबह एक्शन में दिख रहे हैं, वॉल्यूम और प्राइस के एक्शन के लिहाज से हिंदुस्तान जिंक, भारतीय इंफ्राटेल, LIC हाउसिंग, एसकेएस माइक्रो, ये कुछ एक मिड कैप से जो काफी एक्शन में, लेकिन सबसे बेहतरीन एक्शन अगर किसी स्टॉक में है तो वो है टाटा स्टील, जो 2% मजबूत हो चुका है, और ओपन इंटरेस्ट में भी बेहतरीन बढ़। तो मेटल शेयरों पर रखिए नजर, जहां पर तेजी का रुझान। ये महीना देखिए आप 13% ऊपर है टाटा स्टील का शेयर। हिंडाल्को 11% की मजबूती दिखा रहा है। ये पूरा का पूरा महीना देखिए कमोडिटी शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, उसमें मेटल्स ने लीड किया, और सबसे खराब प्रदर्शन दिखाने वाला सेक्टर रहा है दरअसल बैंकिंग स्टॉक्स, और उसमें PSU बैंकिंग शेयर, PNB इस महीने आप देखिए 17% कमजोर हो गया है। SBI 12%, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इतनी % की गिरावट देखने को मिली है, 10% से ज्यादा की। तो PSU बैंकों ने काफी निराश किया इस महीने दिसंबर में।
बिल्कुल, तो ये है इस वक्त का रुझान बाजार का, जहां 25 अंकों की मजबूती है सेंसेक्स पर और निफ्टी 5 अंक ऊपर है। वक्त है हमारे तीनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। अमरीश, नितिन और साथ ही केरल, आपका शुक्रिया पहला सौदा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिटेल रिसर्च दीपक जसानी साहब। जसानी साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मार्केट आउटलुक 2016 ये है खास थीम जिसके लिए आज हमने आपको आमंत्रित किया है। बताइए 2016 का बाजार कैसा लग रहा है आपको? क्या सेंसेक्स और निफ्टी नया हाई बनाएंगे 2016 में? फर्स्ट हाफ कैलेंडर ईयर फर्स्ट हाफ में शायद ये नहीं हो पाएगा। सेकेंड हाफ में उम्मीद कायम है कि नया हाई देखने को मिल सकता है। साहब गुड मॉर्निंग। ये बताइए सेकेंड हाफ आप कह रहे हैं ये हाई लगता हुआ दिखेगा, तो फर्स्ट हाफ में क्या खरीदना चाहेंगे जो सेकेंड हाफ में अच्छा मुनाफा कमा कर दे? कौन से वो सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं अगले साल, ये भी बताइए। हमारा ये मानना है कि मार्केट में अभी भी जो अर्निंग्स ट्रिगर है या पॉजिटिव मैक्रो ट्रिगर्स या माइक्रो ट्रिगर्स है वो कम है। नियर टर्म में बाजार यहां से 8,100 के आसपास जाके वापस नीचे गिर सकता है, और ये जो गिरना है वो अगर 7,700 के आसपास अटक जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं अटकता है तो शायद और नीचे तक जा सकता है मार्केट। और ये जो गिरावट में कौन से शेयर्स, कौन से सेक्टर्स ज्यादा गिरते हैं और क्या ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, उसके बेसिस पे आप एक बेट ले सकते हो। नियर टर्म में अगर आप बात करें तो ऑयल, मेटल्स और टेक्नोलॉजी में नियर टर्म में एकदम स्मॉल बाउंस देखने को मिल सकता है। ऑयल, मेटल और टेक्नोलॉजी, इन पर मैं विस्तार से आपसे बातचीत करूंगा और सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले चूंकि कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं उन पर एक बार नजर डाली जाए। भारतीय इंफ्राटेल अब 3% मजबूत हुआ है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। LIC हाउसिंग में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। मेटल शेयरों का आपने भी जिक्र किया जहां पर अच्छी तेजी होती दिख रही है। क्या वजह है जसानी साहब, आपको लगता है मेटल शेयर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या बहुत पिट चुके हैं मेटल के दाम, यहां से बहुत ज्यादा अब कम होने की आशंका नहीं है? वर्स्ट चीजें जो भी होनी है वो इनकी प्राइस में आ चुकी है, या क्या वजह जिनसे आपको लगता है मेटल चल सकते हैं? मेटल प्राइसेस में ऐसा है कि चाइना में स्लो डाउन के कारण कमोडिटी सेल ऑफ हो गया है, कमोडिटीज में काफी गिरावट आई है, और ये लेवल से ज्यादा गिरावट होने की हमको ज्यादा उम्मीद नहीं है। कमोडिटी प्राइसेस वेदर ऑयल, मेटल्स या कई और कमोडिटीज है वो बॉटम के 5-10% के आसपास ही है, यहां से और 5-10% गिर सकते हैं। मेटल स्टॉक्स में बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग लेड अपसाइड बहुत पॉसिबल है। वेदर डिवीजन बेचे कुछ डिवीजन बेचे, कुछ सब्सिडरी बेचे, कुछ एक्वायर करे, ये सारे इवेंट्स में बड़ा अपसाइड आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर मेटल प्राइसेस बॉटम के नजदीक है तो कोर अर्निंग्स ऑल्सो यहां से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है, यहां से अपसाइड ही हो सकता है कोर अर्निंग्स में। प्लस ये जो रिस्ट्रक्चरिंग रिलेटेड न्यूज एंड अपसाइड पॉसिबल है ये सारे स्टॉक्स में। सन साहब ये बताइए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर आपका क्या व्यू बन रहा है और अगला साल इनके लिए कैसा हो सकता है? आपने हाउसिंग फाइनेंस के बारे में पूछा जी। हाउसिंग फाइनेंस एज अ सेक्टर इज अच्छा ही सेक्टर रहेगा, स्टेबल सेक्टर है। आगे जाके 20% ईयर ऑन ईयर टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ, और उसके हिसाब से शेयर प्राइस ग्रोथ भी पॉसिबल है। जब भी बाजार में बड़ी डिप्स आती है तो हाउसिंग फाइनेंस इज वन ऑफ द फर्स्ट चॉइसेस टू एंटर। ओके, हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी तेजी बन सकती है, लेकिन क्या आप कुछ इकोनॉमी में थोड़े सुधार के संकेत देख रहे हैं या फिर देखेंगे 2016 में? यदि हाँ तो फिर उस लिहाज से जसानी साहब ये बताएं कि कौन से सेक्टर्स पैसा लगाने का मौका देंगे? जैसे मैंने बताया जो एक्सपेक्टेड डाउनसाइड है उसमें कौन से सेक्टर्स ज्यादा गिरते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल ऑयल एंड मेटल्स के एक बड़ा डाउनसाइड खत्म हो चुका है। FMCG, हेल्थ केयर, IT में शायद और डाउनसाइड है आगे जाके,
बैंक्स में भी थोड़ा सा डाउन साइड और पेंडिंग है। सो ये सारे सेक्टर्स में अगर ज्यादा गिरावट आती है तो ये सेक्टर्स में जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है उस पर हम ध्यान देके एक्यूमुलेट कर सकते हैं जो फॉल एक्सपेक्टेड है उसमें। हम देख रहे हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स होटल शेयरों में अपनी खरीदारी और बढ़ा रहे हैं। इस सेक्टर के ऊपर आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब तक तो होटल स्टॉक्स ने अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया है। क्या लगता है 2016 क्या बेटर हो सकता है होटल शेयरों के लिए? क्या व्यू बन रहा है आपका इन पे? स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस लास्ट 2 महीने में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसकी एक वजह यह भी है कि इसमें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप या इंटरेस्ट अब तक कम रहा है, अब धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। एफआई का इंटरेस्ट वैसे ही काफी कम है ये सब शेयरों में। लोकल इंस्टीट्यूशन का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रहा है और ये इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ रहा है। नाउ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ शेयर में बबल जैसा फॉर्मेशन भी है। सो ये जो मार्केट में एक गिरावट एक्सपेक्टेड है उसमें अगर अच्छे मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में गिरावट आती है तो दे विल बी द गुड परफॉर्मेंस इन 2016। सो 2016 में जैसे मैंने बताया फर्स्ट हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर में द फ्रंटलाइन इंडाइसिस में ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसमें मिड कैप एंड स्मॉल कैप में पैसा बन सकता है अगर आपकी एंट्री और स्टॉक्स सही हो तो। ओके, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में सही लेवल पर एंट्री करें और सही शेयर चुनें ताकि 2016 में आपके लिए अच्छा पैसा बने। लेकिन कुछ ये जो ट्रेडिशनल सेक्टर हैं जसानी साहब, जो सब लोग रिसर्च करते हैं वो तो अपनी जगह है ही, उनमें जब तभी करेक्शन हो अच्छे शेयर खरीदें। लेकिन कोई अलग हटके ऐसे कोई छोटे सेक्टर्स हैं या कोई ऐसी थीम्स हैं जो आपको लगता है 2016 में अच्छा मुनाफा दे सकती है या अगले 1-2 सालों के लिए? नाउ इसमें हमने एक सेक्टर या एक थीम हमें अच्छा लगता है। ये जो 7th पे कमीशन का पे आउट होने वाला है उसके कारण कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग सुधर सकता है। सो वेदर इट इज पेंट कंपनीज या कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज, ये सारे सेक्टर में अपसाइड लग रहा है। तो ये सेक्टरों में आप वॉच रखिए अच्छे अच्छे शेयरों में। पेंट में तो वैसे 4 या 5 नाम ही है, ड्यूरेबल्स में भी वैसे 7-8 नाम है। तो ये 10-12 नाम को आप क्लोजली मॉनिटर करिए, अच्छे लेवल पे एंट्री करिए तो 2016 में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं इसमें। इसके अलावा एविएशन सेक्टर के ऊपर भी आपसे राय जानना चाहता हूं। हमने देखा है इस सेक्टर ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है पिछले कुछ महीनों में। क्या ये आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकता है? क्या व्यू है आपका? आपका आवाज थोड़ा फेंट हो रहा है। एविएशन शेयर हमने देखा है काफी अच्छा, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, इंडिगो, छोटा ही सेक्टर है ये भी, ये कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है 2016 में? एविएशन में हमने देखा इंडिगो का जो लिस्टिंग हुआ उसके बाद और क्रूड ऑयल प्राइस में गिरावट के कारण एटीएफ का प्रभाव गिर गया। सो ये दोनों चीज साथ में हुई है। एविएशन स्टॉक्स में काफी इंटरेस्ट है। ये बाकी जो जेट है, स्पाइस जेट है, हमारा उन पे कवरेज तो नहीं है बट लगता है कि ये काफी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं 2016 में। एक बड़ा ट्रिगर भारतीय बाजारों के लिए जो रहा पॉजिटिव साइड पर कच्चे तेल के दाम जिस तरह से गिरे जसानी साहब, वो हमारे लिए फायदे की बात है। लेकिन अब अगले साल के लिए आपको क्या लग रहा है? क्या ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में खरीदारी का मौका है कि यहां पर भी वही हाल है, दूसरे कमोडिटी शेयरों की तरह के बहुत पिट चुके हैं, सब कुछ जो खराब होना था वो इन प्राइस में आ चुका है? तो ऐसे में ओएनजीसी, केन इंडिया या फिर कोई और स्टॉक जो आपको लगता है कि मौका देंगे खरीदारी करने का एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल है या मेटल्स है या बहुत सारे अलग कमोडिटीज है, दे आर नियर टू अ बॉटम। काफी एफआई ब्रोकरेजेस के क्रूड ऑयल पे नीचे के टारगेट्स है बट हमें नहीं लगता कि क्रूड ऑयल के प्राइस उतने नीचे गिर सकते हैं। सो $35 के आसपास शायद क्रूड ऑयल का अच्छा बॉटम बनता है। तो अगर ये आप मानते हो, अगर इसके साथ आप एग्री करते हो तो क्रूड ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पे आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा 2016 एंड तक या 2017 मिड तक। सन साहब, एक और सेक्टर छोटा ही है, रिन्यूएबल क्षेत्र का, कंपनियां काफी कम है उसमें भी, लेकिन ये सेक्टर भी चर्चा में रहा पूरे के पूरे साल इस बार। स्टॉक्स ने हालांकि कोई खास आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। क्या एक्सपेक्ट करें कि अगला साल इनके लिए बेटर हो?
कैन यू रिपीट द स्टॉक? रिन्यूएबल क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, सुजलॉन हुई और काफी सारी रिन्यूएबल क्षेत्र। जी जी, रिन्यूएबल्स में ऐसा है कि एक तो लिस्टेड स्पेस में काफी कम कंपनियां हैं। विंड एनर्जी में हमारे पास 2-3 कंपनियां हैं। सोलार में तो बहुत ही कम लिस्टेड कंपनियां हैं। नाउ एक तरफ विंड एनर्जी में काफी बड़ा स्कोप है। टैक्स ब्रेक्स वापस रीइंट्रोड्यूस किए गए हैं। ये गवर्नमेंट का फोकस रहा है कि विंड और सोलार पावर को एंकरेज करते जाए आगे जाके। तो विंड एनर्जी की कंपनियां यहां से अच्छा कर सकती है। उनकी बैलेंस शीट्स लेकिन ठीक होनी पड़ेगी। उनके लिए उनकी बैलेंस शीट को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, तभी उनको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ ये आइडिया है कि अगर सोलार एनर्जी पे ज्यादा फोकस रहा तो विंड एनर्जी का फोकस थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये एक माइनर सा रिस्क आगे जाके रहेगा। बट ओवरऑल रिन्यूएबल स्पेस में फिर भी इंटरेस्ट रहेगा। द ओनली थिंग इज कि आपको सही स्टॉक और पे निवेश करना है। बिल्कुल ठीक बात है। जसानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और 2016 के आउटलुक पर अपनी राय हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो ये थे दीपक जसानी साहब, HDFC सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिटेल रिसर्च, जो कहते हुए कि बाजार में फर्स्ट हाफ थोड़ा माहौल सुस्ती का, वहां मौके मिलेंगे आपको निवेश करने के। सेकंड हाफ 2016 का बेहतर साबित हो सकता है भारतीय बाजारों के लिए। चलिए, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं बाजार के एक और जाने माने एक्सपर्ट आनंद टंडन साहब, जो जाने जाते हैं बाजार पर अपनी बेबाक और सटीक राय के लिए। टंडन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर साल के आखिरी चरण में। सबसे पहले तो आपको नए साल की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। उम्मीद करें कि 2016 ज्यादा बेहतर साल साबित हो बाजारों के लिए। आपको भी और आपके दर्शकों को भी आपके तो ओर से मेरी शुभकामनाएं नए साल के लिए। जैसे आपने अभी कहा कि जो पिछले वक्तव्य थे वो कह रहे थे कि पहला 6 महीना जो है शायद उतना तेज नहीं होगा और उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि अगला 6 महीना थोड़ा सा बेटर रहे। मेरी भी कुछ ऐसी ही राय है, क्योंकि फिलहाल जब तक कंपनियों के नतीजे जो हैं बेहतर नहीं होना शुरू हो जाते हैं, तब तक बाजार को चलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मेरे अनुमान के हिसाब से अभी भी फिलहाल बाजार जो है FY 17 के हिसाब पर 16 टाइम ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आपको वैल्यूएशन इंक्रीज करने के लिए मुझे कोई ऐसा ट्रिगर नजर नहीं आता। तो इसके कारण फिलहाल जो है बाजार ऊपर की तरफ कैप ही लग रहा है। इंडेक्स के अलावा काफी कंपनियां हैं जहां पर रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जहां पे डेट कम होने की कोशिश करी जा रही है और जहां पे ऑपरेटिंग लीवरेज थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, उसमें निवेश जरूर किया जा सकता है अभी भी। साहब, गुड मॉर्निंग, दिस इज हेमंत, हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ये बताइए सर कि मेटल कंपनियां अगले साल कैसा प्रदर्शन दिखाएंगी, क्योंकि ये साल तो अच्छा नहीं रहा, लेकिन आप देखिए दिसंबर का महीना बेटर रहा है। 14% रैली टाटा स्टील में, हिंडाल्को 11-12% बढ़ा है। इसके पीछे क्या वजह लगती है और आउटलुक क्या है सर? हेमंत जी, आपको भी नए साल की शुभकामनाएं। मेटल में मार्केट में भले, स्टॉक मार्केट में भले रैली हो गई, मुझे नहीं लगता कि फंडामेंटली कुछ खास चेंज हुआ है। ये जरूर है कि गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि थोड़ा हद तक, कुछ हद तक एक फ्लोर प्राइस लगा दी जाए ताकि इंपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन उसके बावजूद जो माहौल है ग्लोबली, मुझे नहीं लगता है कि कई महीनों तक, कई तिमाहियों तक जो डिमांड सप्लाई है वो बैलेंस में आएगा। और जब तक चाइना डंप करता रहेगा, स्पेशली स्टील, तब तक स्टील के दाम जो हैं ग्लोबली कोई बहुत ज्यादा हाई लेवल पर स्टेबलाइज होना बड़ा मुश्किल लग रहा है। मेरे हिसाब से कई कंपनियों को लॉस बनाना पड़ेगा और काफी हद तक लॉस बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही ये सेक्टर में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आ सकती है। तो भले आप ट्रेडिंग के लिए ऊपर नीचे करते रहें, लेकिन निवेश के लिए मेरे हिसाब से मेटल क्षेत्र कोई बहुत बढ़िया एरिया नहीं है। ओके, तो निवेश के लिए मेटल शेयरों से अभी दूर रहे। भले ही दिसंबर का महीना काफी बेहतरीन रहा हो, निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी आई, लेकिन शायद इस खरीदारी की बड़ी वजह यही कि अंदाजा बाजार को काफी समय से यही लग रहा है कि कुछ न कुछ सेफगार्ड ड्यूटी या फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये कुछ न कुछ ऐसे उपाय किए जाएंगे सरकार की तरफ से, जिनसे कि चीन और बाकी दूसरे देशों से जो सस्ता इंपोर्ट हो रहा है उससे घरेलू इंडस्ट्री को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन ये सिर्फ राहत होगी,
रात के बेसिस पर बहुत ज्यादा तेजी नहीं करनी चाहिए, ये टंडन साहब कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनियों की कमाई लौटने में फिर से वक्त लगेगा। जो कमाई की बात आपने कही कि दूसरे हाफ से, यानी कि अगले 2 क्वार्टर छोड़ दें टंडन साहब, तो तीसरे चौथी तिमाही से कंपनियों की कमाई ज्यादा बेहतर तो होती दिखेगी। मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं। कहां से आपको लगता है कमाई में जोर आता हुआ दिखेगा? जो कंपनियां काफी पिटी हुई है, जो सेक्टर्स पिटे हुए हैं, लॉस काफी कर रहे हैं, वो बेहतर प्रदर्शन करेंगे, या जो अच्छी कमाई करने वाली कंपनियां हैं उन्हीं में आपको ज्यादा तेजी से कमाई होती हुई दिखेगी? कौन से सेक्टर्स आपकी नजर में जो बेहतर कमाई करके दिखाएंगे 2016 में? देखिए, कमाई ड्राइवर कहां से आएगा ये देखना जरूरी है। इस वक्त 2 ही चीजें हैं जो मुझे नजर आ रही हैं। एक तो गवर्नमेंट का जो स्पेंड है, और इसमें दोनों कंज्यूमर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ पे कमीशन और ऑरअप के कारण जैसे पेमेंट शुरू होगा मार्च के बाद, तो लोगों के हाथ में पैसे बढ़ जाएंगे, और ये काफी हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि अनुमान ये है कि 1 लाख करोड़ तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, स्टेट एंटरप्राइजेज, ये चलता रहेगा। तो अगले 1-1.5 साल तक इसमें जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो हो सकती है। दूसरी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी काफी हद तक एम्फेसिस दिया जा रहा है, और उसमें ऑलरेडी हमने देखा कि सड़कों के ऊपर काफी ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी बढ़ चुका है, और धीरे धीरे रेलवेज में भी बढ़त आना शुरू हो गई। डिफेंस में आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। तो ये तीनों क्षेत्र जो हैं, इसमें भी जिस तरह से ऑर्डर फ्लो आना शुरू होगा तो उसमें ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा जो क्षेत्र है जहां पर ग्रोथ रहेगी, वो इसलिए रहेगी क्योंकि रुपए जो है वीक रहेगा। अभी भी अनुमान यही है मेरा कि रुपए और यहां से भी गिर सकता है डॉलर के हिसाब के अगेंस्ट, और इसके कारण जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, और काफी ज्यादातर इंडिया से एक्सपोर्ट यूएस की तरफ ही होता है, तो उनको भी काफी हद तक कम से कम 4-5% की बढ़त ऐसे ही मिल जाती है। और जैसे यूएस के मार्केट थोड़ा सा इंप्रूव होगा, जो कि अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले साल हो, तो उससे डिमांड ग्रोथ भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये 3-4 क्षेत्र हैं जहां पर अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड क्षेत्र, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जिसको कहा जाता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली रोड्स जहां पे एसेट ओनिंग कंपनी ना हो बट एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ये चारों क्षेत्रों में मेरे हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ की आने की संभावना पहले आती है। टंडन साहब, जब ये साल शुरू हो रहा था तो सारे लोग एक मत में, एक सुर में कह रहे थे कि ये साल जो है वो ई कॉमर्स के नाम होगा, और हमने देखा ऐसा हुआ भी। और एक मत में ये भी कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कंपनियां काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। ये नहीं हो सका, जीएसटी क्योंकि पास नहीं हो सका। आप देखिए, गति जैसे शेयर इस साल 40% नीचे हैं। अब अगले साल के लिए लॉजिस्टिक्स स्पेस पर आपका आउटलुक क्या है, क्या करना चाहिए? और आपको लगता है कि इस साल जो पास नहीं हो सका ये बिल, अगले साल जीएसटी बिल पास हो जाएगा? दो सवाल आपने पूछे। एक तो ई कॉमर्स से ड्रिवन लॉजिस्टिक्स का क्या हाल है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें, ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियों का अनुमान ये है कि वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के ऊपर निर्भर नहीं कर सकती लॉजिस्टिक्स के लिए। ज्यादातर बड़ी कंपनियां जो हैं वो अपना खुद का लॉजिस्टिक्स लगाने पर तुली हुई हैं, और ये जो ट्रेंड है मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा। तो एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनियां जो हैं वो एटलीस्ट रिटेल लॉजिस्टिक्स से जितनी बढ़त मार्केट ने अनुमान करी थी, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। दूसरी चीज ये है कि लॉजिस्टिक्स कंपनी, स्पेशली रिटेल लॉजिस्टिक्स में ऑपरेटिंग लीवरेज होता ही नहीं है, क्योंकि आपका जितना खर्चा है वो हर डिलीवरी पे उतना ही खर्चा रहता है, मैन पावर का कॉस्ट है। तो अभी तक कोई टेक्नोलॉजी इसमें नहीं आई है। बाहर भले आ गई हो कि आप अनमैन्ड व्हीकल से आप जाके डिलीवरी करा देते हैं, इंडिया में आने में बहुत साल लगेंगे उसको। तो लॉजिस्टिक्स में ऑपरेटिंग लीवरेज ना होने के कारण उसमें जो रिटर्न आते हैं वो काफी हद तक मंदी रहती है। जहां तक इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स का सवाल है, वो जरूर फर्क पड़ सकता है। वो स्पेसिफिकली अगर वीएटी आता था, जीएसटी आता था, तो उससे जरूर फर्क पड़ जाता, लेकिन उसमें बहुत कम भी कंपनियां हैं जो फिलहाल उसके लीवरेज हैं। और उस कंपनियों में भी कितना आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंडस्ट्रियल सप्लायर के साथ डील कर रहे हैं तो उसमें मार्जिन भी थोड़ा सा स्क्वीज ही रहेगा। तो रिटर्न लॉजिस्टिक्स कंपनी में आना, स्पेशली रिटर्न रेशियोज बढ़ना, उसके लिए थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। रही बात जीएसटी बिल कब पास होगा, मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी पास होगा। सीधी सी बात है, कांग्रेस के लिए कोई फायदा नहीं है जीएसटी बिल पास करने का। मेरे हिसाब से सबसे अर्लीस्ट मौका ये रहेगा कि 2017 में
अगर किसी सत्र में पास हो जाए, क्योंकि उसके बाद 1 साल लगेगा बाकी क्षेत्रों में, बाकी स्टेट्स में पास होने के बाद, और 1 साल लगेगा स्टेबलाइज करने के लिए, जब तक फिर से इलेक्शन का माहौल आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि 2017 से पहले कांग्रेस को कोई फायदा है जीएसटी बिल को सपोर्ट करने में, और इसके कारण वो सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले कि मैं टंडन साहब से अगला सवाल लूं, 2 चीजें आपको बताना जरूरी है। पहली बात तो ये कि सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में फिसलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एक बार की सेंसेक्स गया भी लाल निशान में, अब 1-1 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और निफ्टी आपको दिखेंगे। दूसरी बात, जो सुबह सुबह बाजार खुलने के तुरंत बाद हम आपके लिए कुछ स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर नजर रखिए। किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक, ये स्टॉक हमने आज सुबह सुबह आपको बताया कि किस तरह से 4 बड़े सौदे हुए। 8% ये स्टॉक नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था जब हमने इसे स्पॉट किया, और अब देखिए 10% ऊपर हो चुका है। तो 18% का मूव इस स्टॉक ने हमारे आइडेंटिफाई करने के बाद दिया है। तो आप देखिए किस तरह की जबरदस्त तेजी, 1,35,00,000 शेयरों से ज्यादा का कारोबार किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक के काउंटर पर होता हुआ दिखा है, जिसमें से 80-85 लाख शेयर तो वैसे ही ट्रेड होते हुए दिखे हैं। दूसरी बात, भारतीय इंफ्राटेल देखिए, जो हमने आइडेंटिफाई किया, स्टॉक मुश्किल से 1.5% ऊपर था, अब देखिए 3.5-4% ऊपर ये स्टॉक हो चुका है, और इसमें भी ओपन इंटरेस्ट देखिए 15% से ज्यादा बढ़ा है। तो वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए बेहतरीन मौका। तीसरा, हमने टाटा स्टील और दूसरे मेटल स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे। आप देखिए किस तरह की तेज दौड़ लगाते हुए दिख रहे हैं, टिस्को, JSPL, वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयरों में जबरदस्त सेक्शन। टाइल्स के शेयर भी जोड़ दीजिए। अब निटको कभी भी 20% का अपर सर्किट लगाने वाला है, 18% की तेजी दिखा रहा है, और बाकी टाइल शेयरों में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। सोमानी 6.5% ऊपर, सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला ये शेयर है नेटको, जो खबर आई है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है सरकार। लेकिन एक सेक्टर जिस पर राय लेना चाहूंगा आपसे सर, टंडन साहब, ये बताइए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां क्या रनअप दिखाया इस साल इन्होंने, गजब का, और एस्टिमेशन भी यही था कि अच्छा रैली दिखेगी, अच्छे नंबर्स आएंगे, कच्चे तेल का फायदा गिरने का इनको मिलेगा। BPCL 40% ऊपर, HPCL 50% ऊपर, IOC में भी करीब करीब 30% की रैली इस साल देखने को मिली है। क्या लगता है, ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है या जितनी तेजी होनी थी इस साल हो चुकी है? अर्निंग्स ग्रोथ 1 साल तक शायद और आ जाए, लेकिन शेयर का दाम जो है उसी रफ्तार से बढ़ नहीं सकता। इस साल एक्सेप्शनल था क्योंकि तेल के दाम जल्दी गिरे और सारी सब्सिडी खत्म हो गई, बल्कि अब प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। अगले साल तेल के दाम यहां से गिरना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और अनुमान यही है कि अगले साल 6 महीने के बाद जो है डिमांड सप्लाई गैप फिर से वहां पे बराबर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई काफी जोर से गिर रही है। स्पेशली शेल ऑयल की तरफ से ऑलरेडी आधा हो चुका है प्रोडक्शन, और गिरने की संभावना है। तो सेकेंड हाफ में अगर स्टेबलाइज हो जाता है दाम, तो फिर वहां से ग्रोथ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इस साल भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी रोबस्ट रहेगी। ओके, तो ये राय इस वक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों पर। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो बाजारों ने की है सुस्त शुरुआत, और अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर बाजार एकदम शांत कारोबार दिखाते हुए दिख रहे हैं। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी, जो बताएंगी कमोडिटी बाजार किस तरह से खुल रहे हैं, और आपके तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। सौदा आपका लेकर आएंगे ब्रेक के बाद। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।